Morning students. Today we are going to proceed with next topic, that is digestive system. Before we are going to proceed, let us begin with digestion. Now what do you mean by digestion? Digestion is the process of conversion of complex food material into simple one so that it can be easily absorbed by the body, which is later on used for the purpose of either anabolism or catabolism. कहने का अभिप्राय ये है कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारे ब्लड में जा सके और फिर पूरी बॉडी के सेल्स को मिल सके। और दो टर्म यूज़ किया, एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा सिंपल। क्या है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का मतलब? कॉम्प्लेक्स मीन जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे वो चपाती है, दाल है, चावल है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है? बेसिकली ये बने हुए हैं रिपीटेड सब यूनिट से। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो चपाती हम खा रहे हैं तो ये बड़े सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के यूनिट के आपस में बॉन्डिंग बनने के कारण पॉलीसैकेराइड बनता है और वो हम इन द फॉर्म ऑफ चपाती खा लेते हैं। अगर आप मीट खाते हो, दालें खाते हो, तो प्रोटीन की बनी होती हैं और वो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का बना होता है। सो बड़े सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग करके पेप्टाइड बनाते हैं। बड़ी सारी पेप्टाइड चेन जो आपस में बॉन्डिंग करके पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं और इन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं, जो अपनी 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर गेन करती है। तो ये जो पॉली फॉर्म में है, चाहे वो पॉलीसैकेराइड है, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड है, चाहे वो पॉलीलिपिड है, तो ये जो है वो हमारी बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो सबसे पहले इनको फिर से उन्हीं सब यूनिट्स को में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसके ये बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चपाती खाई, वो बड़े सारे ग्लूकोज यूनिट की बनी हुई है, तो डाइजेशन के दौरान वो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो उनकी बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया जाता है। ये जो ग्लूकोज सब यूनिट जब आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तभी वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसी तरीके से जब दाल खाई, जहाँ आपने मीट खाया, अंडा खाया, तो वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती जाती है डाइजेशन के दौरान, सो डैट सारे अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएं और वो अमीनो एसिड जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं। तो ये था मतलब डाइजेशन का। अब डाइजेशन जो प्रोसेस है ये होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हमारी बॉडी में या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग एलिमेंट्री कैनाल और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। सो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम का एस्पेक्ट नंबर 1, वो कंसिस्ट होती है 4 रीजन में। पहले रीजन को हम बोलते हैं इनग्रेसिव जोन, यानी कि जिससे खाना हम लेके चलते हैं, वो जो है वो है माउथ, लिप्स एंड जॉ। दूसरा है प्रोग्रेसिव जोन जो कंसिस्ट ऑफ ऑरल कैविटी, फेरिंक्स एंड इसोफेगस। तीसरा है डिग्रेसिव जोन दैट इंक्लूड स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और फोर्थ है इग्रेसिव जोन इंक्लूड कॉलन एंड रेक्टम। ठीक, हम हर एक पार्ट को बारी बारी डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने इनका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इनग्रेसिव जोन में माउथ, लिप्स, जॉ है। प्रोग्रेसिव जोन में ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस है। डिग्रेसिव जोन में स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से कंपोनेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इग्रेसिव जोन में कॉलन और रेक्टम है। तो हो सके तो आप भी एग्ज़ाम में एक फ्लो चार्ट
में अगर दिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है और सामने वाले को सीधा पता चल जाता है कि हाँ इसे ये चीज़ों की नॉलेज है, रादर देन राइटिंग इन लाइंस। ठीक है बच्चों, अब हम बारी बारी इन सारे एस्पेक्ट को कवर अप करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एस्पेक्ट है वो है इंक्रेसिव जोन का माउथ। नो, लेट अस बिगिन विद mouth, but before proceeding with mouth, I think it would be better to describe the section of the alimentary canal कि एलिमेंट से है। जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल की 5 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, जो कि इसोफेगस में एब्सेंट होता है। उसके बाद सेकंड जो उसकी लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आउटर को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं और इनर सर्कुलर मसल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में प्रेजेंट होता है मायो इंटेरिक प्लेक्सिस और प्लेक्सिस ऑफ यूरबैक, जो कि इन मसल्स को कंट्रोल करता है। थर्ड आता है सब मिकोसा। ये है इट लाइज बेनीथ द मसल लेयर। ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इलास्टिन फाइबर का, फैट, नर्व सेल एटसेट्रा। ग्लैंड्स और ड्यूडेनम लाइज इन मिकोसा। लास्ट लेयर आती है मस्कुलर मिकोसा मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। देन द लास्ट वन इज मस्कुलर मिकोसा जो था वो 4th कंपोनेंट था, और लास्ट वन आता है लैमिना प्रोपेरिया विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Now here in this figure I have shown the part of digestive canal, और उसके बारे में हर एक को हमने लेबलिंग करके बताया हुआ है। सबसे पहले जैसे माउथ है तो माउथ में क्या क्या है, टंग है, टीथ है, ठीक है। फिर माउथ में पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। फिर फेरेनिक्स आ जाता है, इसोफेगस, इसोफेगस बाद स्टमक, स्टमक बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम की बनी होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है मेनली हम बोलते हैं कॉलन, जो डिवाइडेड है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। फिर आता है रेक्टम और एनस। अब हम इनके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये डायग्राम जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम को डालना मस्ट होता है। नो माउथ क्या है? माउथ जो है ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे फूड को लिया जाता है, ठीक, एक्सटर्नल ओपनिंग है ये। तो माउथ का जो डिवीज़न है इसके क्या क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूलम ओरिस। ये एक स्पेस है बिटवीन द लिप्स एंड चिक्स एक्सटर्नली एंड गम एंड टीथ इंटरनली। अगर लेमैन की तरह बताऊं तो ये वो वाला रीज़न है जहाँ पे अक्सर बड़े लोग जो हैं जो तंबाकू वगैरह खाते हैं तो वो इसी जगह पे तंबाकू को रखते हैं। देन माउथ कैविटी प्रॉपर और केवम ओरिस प्रॉपरम। It is bounded laterally and in front by the alveolar arch and their gum contain teeth। ठीक, वेस्टिब्यूलर के आगे अगर हम पढ़ेंगे वो आता है सुपीरियर लेवल फ्रेन्यूलम कनेक्ट अपर लिप विद द गम, और इंफीरियर लेवल फ्रेन्यूलम कनेक्ट लोअर लिप विद द वेस्टिब्यूल। अगर हम बात करेंगे माउथ कैविटी प्रॉपर की, तो जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि ये फ्रंट में एल्वियोलर है और ठीक है बाय द एल्वियोलर आर्च है और गम और कंटेन टीथ। तो ये जो एल्वियोलर आर्च है ये बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। फिर आता है टीथ की बारी। टीथ हमारे में है थिकोडन, डाइफोडन, इनके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और आता है टंग। माउथ में जैसे मैंने पहले बोल दिया टंग प्रेजेंट है विच इज़ अटैच टू द फ्लोर बाय मीन ऑफ फ्रेन्यूलम ल्यूंगे। तो ये माउथ का हमने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, माउथ में क्या क्या चीज़ें हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से बारी बारी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टीथ के लिए। टीथ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डाइफोडन, हेट्रोडन एंड थिकोडंट। डाइफोडंट का मतलब कि टीथ हमारे केस में 2 बार आते हैं, ठीक है। तो जो पहली बार आते हैं वो डेसिडिस होता है कि मतलब वो टूट जाते हैं, और दूसरी सेट जो टीथ आता है उसे हम परमानेंट बोलते हैं। अगर वो टूट जाए तो तीसरी बार टीथ कभी नहीं आते। जो डेसिड टीथ है ये 20 नंबर होते हैं
इसमें 4 इंसिजर, 2 कैनाइन एंड 4 मोलर होते हैं। जो परमानेंट टूथ है ये होते हैं 32, जिसमें 4 इंसिजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर इन ईच जा। टीथ का एक फार्मूला होता है जिसे डेंटल फार्मूला कहा जाता है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि हमारे केस में टीथ हेट्रोडोंट होते हैं। इसका मतलब कि हमारे केस में टीथ एक शेप के नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं। अभी मैंने यहाँ बढ़ाया भी है परमानेंट टीथ की टाइप्स में। तो हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। डेंटल फार्मूले में बताया जाता है कि इंसीजर के कितने सेट होते हैं, केनाइन के कितने सेट होते हैं, प्री मोलर और मोलर के कितने सेट होते हैं। यह है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में सबसे पहले सेंटर में देखिए इंसीजर 2 और 2, अपर जा की बात की जा रही है। इसका मतलब ओवरऑल इंसीजर कितने हैं, 2 पेयर्स, जिनके 4, ठीक है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। केनाइन 1 पेयर है, 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड। और जो मोलर है वो 2 पेयर है, 2 लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड। ठीक है बच्चे, ये डेसिडस टीथ की बात की जा रही है जो टेम्परेरी टीथ है। लोअर जा में भी सेम वही डेंटल फार्मूला रहेगा, जैसे ऊपर टीथ है वैसे नीचे। फिर परमानेंट टीथ में देखिए, परमानेंट टीथ में 2 पेयर ऑफ इंसीजर है, 1 पेयर ऑफ केनाइन, 2 पेयर ऑफ प्री मोलर एंड 3 पेयर ऑफ मोलर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि डेसिडस टीथ में प्री मोलर नहीं होते। सो बच्चों में जिनके भी दूध के दांत हम बोलते हैं जब आते हैं तो उनमें प्री मोलर कभी नहीं होता, उनमें हमेशा मोलर होते हैं। दैट इज़ वाई उनका फार्मूला जो डेंटल फार्मूला है वो हमसे अलग होता है। अब टीथ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हर एक जो टीथ है, ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन। क्रोन जो गम से ऊपर दिख रहा होता है, रूट जो कैविटी के बीच में प्रेजेंट होती है, और नेक जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है बिटवीन द क्रोन एंड द रूट। अब मैंने यहाँ पे बात यूज़ की है रूट जो कि एल्वियोलस में होती है, कैविटी में होती है। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारे में टीथ होते हैं हेट्रोडोंट, वो बता दिया, अलग अलग टाइप के हैं। डाइफोडोंट 2 बार आते हैं, वो भी बता दिया। और ये जो टीथ हमारे केस में कैविटी में प्रेजेंट हो इसे हम बोलते हैं थिकोडोंट। ये थर्ड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि हमारे केस में जो टीथ हैं वो एक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उस कैविटी को एल्वियोलस बोलते हैं। ठीक है, नो टीथ के सरफेस के बारे में। टीथ के डिफरेंट सरफेस हैं। लेबियल सरफेस, जिनके वो वाला टीथ का हिस्सा है जो लिप्स की तरफ हो उसे हम लेबियल सरफेस बोलते हैं। जो टंग की तरफ हो, जहाँ पे हम टंग लगाते हैं टीथ को, उस हिस्से को हम बोलते हैं लिंगुअल सरफेस। ठीक है, और जो एक टीथ दूसरे टीथ के साथ जुड़ा होता है, वो जो सरफेस है टीथ का, वो वाला हिस्सा जो दूसरे टीथ के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, द क्रोन इज डायरेक्टेड वर्टिकली एंड इज चीजल शेप। तो जो टीथ का क्रोन है वो चीजल शेप होता है, कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। ठीक, ऑन इट्स लेबियल सरफेस कनकेव और लिंगुअल कनकेव होता है लिंगुअल सरफेस की तरफ, वेयर it is frequently marked by inverted V-shaped eminence situated near the gum. This is known as the basal ridge or cingulum. नेक जो होती है टूथ की वो कंस्ट्रिक्टेड होती है, रूट जो होती है लॉन्ग होती है, सिंगल होती है डिपेंडिंग अपॉन द टीथ, कॉनिकल होती है, ट्रांसवर्सली फ्लैटेंड होती है, थिकर इन फ्रंट देन बिहाइंड एंड स्लाइटली ग्रूव्ड ऑन आइदर साइड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में बता रहा है लेकिन सुपरफिशली। अब हम टीथ के स्ट्रक्चर, जिनके टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और बढ़ेंगे। तो सेक्शन ऑफ टूथ, जब हम टूथ को वर्टिकली काटते हैं, सेक्शन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि टूथ के अंदर एक कैविटी है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है डेंटल पल्प। ठीक, विल बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द क्रोन एंड द सेंटर ऑफ ईच रूट। It opened by minute orifice at the extremity of the latter. तो ये orifice से अंदर खुला होता है। A loose connective tissue richly supplied with vessel and nerves which enter the cavity through the small aperture. Some of the cells of the pulp are arranged as a layer on the wall of the pulp cavity. They are named as odontoblast of the Valdair.
and during the development of tooth are columnar in shape, but later on, after the dentine is fully formed, they become flattened and resemble osteoblast. Osteoblasts होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, जो बोन्स के सेल होते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं. तो कहता है कि पहले ये कॉलमनर शेप के होते हैं, बाद में ये ऐसे दिखते हैं जैसे ऑस्टियोब्लास्ट. द साइलेंट पोर्शन ऑफ टूथ, जो टूथ का साइलेंट पोर्शन है वो होता है डेंटिन, जिसे आइवोरी भी बोलते हैं, जो कि टीथ का मैक्सिमम हिस्सा बनाता है. इनेमल, इनेमल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीथ विच कवर द एक्सपोज पार्ट ऑफ द क्रोन. ये बॉडी का सबसे थिक और सबसे हार्ड सब्सटेंस है बॉडी में. क्या है? इनेमल. अ थिन लेयर ऑफ बोन सीमेंट और क्रस्टा पेट्रोसा विच इज़ डिस्पोज ऑन द सरफेस ऑफ द रूट. तो रूट को सीमेंटिंग मटेरियल जो है जिसे जोड़ के रखता है उसे बोलते हैं सीमेंट और क्रस्टा पेट्रोसा. इन ह्यूमन पल्प कैनाल गेट क्लोज्ड. तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, पल्प कैनाल जो है वो क्लोज हो जाती है, बट रैबिट जैसे शरीर के केस में पल्प कैनाल क्लोज नहीं होती, उनके टीथ लगातार बढ़ते रहते हैं. डेट इज़ वाई वो अपने टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं. ठीक है, तो हमारे केस में टीथ की डेवलपमेंट एक बार हो जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ती. अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने की ज़रूरत है. ये कुछ टीथ के नेम है, ये कहाँ पे होते हैं और क्या इनका मतलब है. बुनहोडन टीथ, ठीक है, स्मॉल होते हैं, ब्लंट होते हैं, राउंडेड कप शेप कप होता है इनका फॉर क्रशिंग द फूड. ये होता है मंकी और मैन में. सिकोडंट, बड़े शार्प होते हैं इनके एजेस फॉर टेयरिंग फ्लैश, वो होते हैं कॉर्निवोरस में. सेलिनोडंट, जो टीथ होता है वर्टिकल क्रिसेंट कप होते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल में होते हैं. और लोफोडंट, लोफो होता है एलिफेंट. तो नाम से इंडिकेट कर जाता है कि ये वो वाले टीथ हैं जो किस में प्रेजेंट होंगे, एलिफेंट में. ये मैंने जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के बताए, ये इसलिए बताए क्योंकि कई बार एंट्रेंस में आ जाता है और आपको पता रहे कि ये टीथ का क्या मतलब है और ये टीथ किन में होते हैं. नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टंग. टंग, द टंग इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्पीच. ये तो हमें पता ही है क्योंकि टंग से ही हम टेस्ट करते हैं और हम बोल भी पाते हैं. टंग के जो हिस्से हैं, सबसे पहले अपेक्स जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फिर आता है इन्फीरियर सरफेस जो कि फ्लोर के साथ अटैच है बाय मीन ऑफ फ्रीन्यूलम ल्यूंगे. तो ये डायग्राम में भी आप देखिए वो वाला हिस्सा जिससे जीभ हमारे फ्लोर के साथ अटैच है. जब आप जीभ को ऊपर करते हैं वो लंबा सा जो आपको दिखता है जिससे जीभ फ्लोर के साथ अटैच है, उसे फ्रीन्यूलम ल्यूंगे कहते हैं. उसके साथ में जो छोटे छोटे फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं फ्लाइका फिम्ब्रेटा. डार्सल सरफेस, इनके ऊपर वाला सरफेस जो है कन्वेक्स होता है, मार्क्ड बाय मीडियन सल्कस विच डिवाइड इनटू 2 symmetrical half. This sulcus end behind about 2.5 cm from the root of the organ in a depression the foramen cecum. क्या है foramen cecum, वो आगे पता चल जाएगा. हमारे टंग के ऊपर 4 टाइप के पेपिले होते हैं, वैलिड पेपिले, फंजाइफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले, और ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं दिया हुआ, डेट इज़ सिम्प्लाइसिस. जो वैलिड पेपिले हैं ये फ्रंट ऑफ द फोरामेन सिकम. जब आप जीभ को बाहर निकालो वो सबसे एंड में जीभ के जो वी शेप मार्क बना हुआ उसे वैलिड पेपिले कहते हैं. जो सेंटर का पेपिले होता है वो काफ़ी बड़ा होता है जिसका नाम होता है फोरामेन सिकम, जो रिप्रेजेंट करता है कि टंग जो है फ्लोर से अटैच थी, कभी रूफ के साथ अटैच थी. थायराइड ग्लैंड यहीं से बना है. फंजाइफॉर्म, ये मोर न्यूमेरियस है, प्रोसीडिंग है, फोन चीफली ऑन द साइड ऑफ द अपेक्स. फिलीफॉर्म जो कि 2/3 ऑफ द डॉर्सम बनाता है, और सिम्प्लाइसिस कवर द होल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग. तो ये चारों टाइप के पेपिले को अपने याद करना है. देन फेरेनिक्स, इट कम्युनिकेट विद द, जो मैंने अभी बकल कैविटी के बारे में बताया वो कनेक्ट करती है फेरेनिक्स के साथ बाय कंस्ट्रक्टेड अपर्चर टर्म्ड एज इस्थम फॉसियम. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. तो फेरेनिक्स के 3 हिस्से हैं, नेजोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स एंड लैरिंजोफेरेनिक्स. नेजोफेरेनिक्स वो वाला जहाँ पे इंटरनल नेयर्स, ठीक है, जिनके हमारा नाक की अंदर की तरफ जो ओपनिंग है और कान की जो ओपनिंग है जहाँ पे खुले, तो फेरेनिक्स का वो वाले रीजन को बोलते हैं नेजोफेरेनिक्स. ओरोफेरेनिक्स जहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, और लैरिंजोफेरेनिक्स यहाँ पे लैरिंक्स प्रेजेंट हो. तो फेरेनिक्स में एक थोड़ी सी चीज़ें और भी होती हैं जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिल. वो टंग के ऊपर भी होते हैं, लिंगुअल बोलते हैं. पैलाटाइन के ऊपर होते हैं पैलेटिन, और फेरेनिक्स में हो पीछे जीभ के पीछे हो तो उसे बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल. देन फेरेनिक्स इज़ फॉलोड बाय इसोफेगस एंड स्टोमक. इसोफेगस सिंपली एक ट्यूब है जो फेरेनिक्स को स्टोमक के साथ कनेक्ट कर रही है. बात आती है स्टोमक की, ये शेप है, इसके 4 हिस्से हैं, कार्डस, कार्डियक,
फंडस, बॉडी एंड पेलोरिक। कार्डिक सबसे ऊपर वाला, फंडस थोड़ा सा पीछे की तरफ जो इसका हिस्सा होता है, मैं अभी मार्क करके बताता हूँ आपको। ये है कार्डिक, कार्डिक के बाद आता है फंडस जहाँ पे गैस कलेक्ट होती है। ये है फंडस, फंडस के बाद आगे जो हिस्से हैं वो है बॉडी और सबसे नीचे जो है वो है पेलोरिक। अनलाइक अदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्टमक में मसल की 3 लेयर्स हैं, वो है इनर ओब्लिक मसल, मिडल सर्कुलर मसल और बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, तो बाकियों में 2 लेयर थी, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, इसमें 3 है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल। अब इंटेस्टाइन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 रीजन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम, यहाँ पे लीवर की डक्ट, जिनके हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों ज्वाइन होके मिलके यहाँ पे ओपन होते हैं, उस डक्ट को बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ड्यूडेनम हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड एंटीरोगेस्ट्रो। जेजुनम, यहाँ पे फोल्ड ऑफ क्रैकिंग होते हैं, इनर सरफेस में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर फोल्ड होते हैं, यहाँ पे विलाई होते हैं जो टंग शेप होती है, ठीक है, और विलाई के ऊपर होते हैं माइक्रो विलाई सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर आता है इलियम, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें विलाई और माइक्रो विलाई दोनों हैं, बट यहाँ पे जो विलाई है वो फिंगर शेप है, ठीक। और यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट है, पियर्सिंग पैचेस, जो कि इन्फेक्शन से डील करने के लिए हेल्प करता है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि आप लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले सिकम हैविंग अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस वो वाला एक वेस्टिजियल रीजन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं मार्क करके बताता हूँ कहाँ पे है। ये मैंने अपेंडिक्स को मार्क किया, आप देख सकते हैं, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले ये यूज़फुल था, अब ये नहीं है। रिसेंट रिसर्च कहती है कि ये यूज़फुल है क्योंकि ये अभी भी जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है। हाउएवर इसका मेन फंक्शन था अर्ली टाइम पे खाने को पचाने के लिए, कौन से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को। एनी हो, अपेंडिक्स के बाद आता है सिकम, सिकम के ऊपर जो रीजन चल रहा है ये है कोलन, कोलन जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे बोलते हैं असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन एंड लेटर ऑन डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम और एनस। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है कि ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है खाने से। जो आप खाना खाते हो उसमें पानी भी होता है, आप पानी पी भी रहे होते हो, तो वो पानी बाहर ना वेस्ट हो जाए, वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तो पानी जो है वो मेनली ऑब्जर्व होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बिसाइड दिस सर्टन वाइटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन के जो है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन से ही ऑब्जर्व होता है, यहीं पे बनता है। रेक्टम फिकस आर स्टोर एज ए वेस्ट बिफोर इट इज़ एलिमिनेटेड। अनदर फंक्शन इज टू प्रोसेस अनडाइजेस्टेबल मटीरियल, यानी फाइबर, विच मेक अप द बल्क ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। द फूड आफ्टर डाइजेशन इज़ इन लिक्विड फॉर्म, ये लास्ट पैराग्राफ में वही बताया हुआ है कि फूड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए तो ये क्या होता है कि लगातार पानी को लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में ऑब्जर्व किया जाता है ताकि फूड जो सेमी सॉलिड और लेटर ऑन सॉलिड बन जाए और फिकल मैटर जो है ऑलमोस्ट सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में ही आए, पानी ना निकले बॉडी से। तो ये था फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेन फंक्शन है वाटर को रीअब्जॉर्व करना, विटामिन के को बनाना और अंदर ले जाना और फाइबर को मैनेज करना। सो विद दिस टॉपिक हमने लार्ज इंटेस्टाइन की बात के साथ ही टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। तो होपफुली आपको पता चल गया हुआ कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की 2 मेन ओपनिंग है, एक माउथ, दूसरा एनस। हमने माउथ से शुरू किया था और एनस पे ख़त्म कर दिया हुआ है। रेक्टम जो है ये सारे वर्टिब्रेट में नहीं होता, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग में है। इसका मेन जो लॉजिक है रेक्टम का वो होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर, कि जो हम फिकल मैटर को कंट्रोल कर पाते हैं कि अभी नहीं जाना हमने फिकल मैटर पास ऑन करने, ठहर के जाएंगे, वो क्षमता हमारी इसीलिए है क्योंकि रेक्टम है। बर्ड्स में रेक्टम नहीं होता, दैट इज़ वाई जब भी आप देखो बर्ड्स बैठे हों और अगर उनको स्टूल पास करना है तो वो उसी वक्त उनको करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे कोई टेम्परेरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं है जो फिकल मैटर को 1 मिनट भी होल्ड करके रखे। तो उनका फिकल मैटर जैसे बनता है, पास हो रहा होता है तो सीधा बाहर जाएगा। ठीक, विद दिस टॉपिक आई एम end up this topic.